कार्तिक द्वारा रिफाइन किए गए औषधीय लिक्विड का सेवन करने के बाद माया के दादाजी किशोर जायसवाल ने पाया कि उसका चेहरा और अधिक गुलाबी हो गया था। वो वास्तव में बिस्तर से उठकर चल सकता था। पिछले 3 साल से वो बिस्तर पर पड़ा था। इन 3 सालों में उसने केवल एक बार औषधीय तरल पिया और वास्तव में उसका आधा हिस्सा ठीक हो गया था। इससे वो बेहद उत्साहित हो गया। डैड, आपका रंग बहुत अच्छा लग रहा है। पवन ने देखा कि उसके पिता स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम हैं, इसलिए वो उत्साह से मुस्कुराया। किशोर जायसवाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि एक महागुरु से परिष्कृत हुई एक दिव्य औषधि से अपेक्षा थी, मुझे ये भी लगता है कि मैं कुछ साल छोटा हो गया हूं। मेरी उम्र अचानक से घट गई है। ये तो और भी मस्त है। पायल मुस्कुराई। किशोर जायसवाल ने अपनी अंतहीन ताकत को महसूस किया और हवा में जोर से मुक्का मारा। क्या बात! किशोर जायसवाल ने इस एक्सरसाइज को लगातार 3 बार दोहराया। इससे पता चलता है कि वो इस समय कितना उत्साहित था। डैड, मैंने सच में नहीं सोचा था कि हमारे परिवार को उस महागुरु के बारे में पता चल जाएगा और उसके साथ ही आपकी बीमारी निश्चित रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, पवन ने कहा। किशोर जायसवाल ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा। इस बार हम पर महागुरु की कृपा है। हमें अपने परिवार के रवैये को व्यक्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने जाना चाहिए। पवन ने सिर हिलाया। पवन और अन्य लोग कार्तिक के बारे में एकदम भूल ही चुके थे। शुरू में वे चिंतित थे कि वे कार्तिक को नहीं ढूंढ पाएंगे। अब उन्हें उसकी तलाश करने की जरूरत नहीं थी। भले ही कार्तिक का चिकित्सा कौशल अच्छा था, क्या वो महागुरु से अधिक शक्तिशाली था? नहीं ना। यही सोच इन सब की भी थी। कल माथुर परिवार एक पार्टी का आयोजन करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां जाऊंगा, किशोर जायसवाल ने कहा। उसके लिए कल पार्टी में जाने का कारण पुणे शहर के उच्च पदों के लोगों को जानना था और उनके साथ संबंध बनाने का भी। और जब वो ऐसा करेगा तो वो बिंदास होकर ये भी जता सकता है कि उसका परिवार महागुरु से संबंधित था और वे लोग निश्चित रूप से उसके झुंड में आ जाएंगे। उस समय वो जरूर चौंक कर उनका साथ देंगे, ये जानकर कि उनका महागुरु से रिश्ता था। माया ने देखा कि उसके दादाजी की चोटों में सुधार हुआ है और वो भी अपने दिल में खुश थी। उसने महसूस किया कि कार्तिक का चिकित्सा कौशल वास्तव में अद्भुत था। माया ने अपने दादाजी, मॉम, डैड और बहन पायल की ओर देखा, जिन्होंने सन ऑफ नरसिम्हा की प्रशंसा की और मन ही मन उसने बहुत असहाय महसूस किया। इस परिवार में केवल वो और केतन ही सच्चाई जानते थे। अगली शाम माथुर परिवार के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई पार्टी में माया का परिवार भी शामिल था। याद रखें, इस बार माथुर परिवार द्वारा आयोजित ये पार्टी हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। हम सबको इसे मजबूती से पकड़ना चाहिए और इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, किशोर जायसवाल ने उन्हें बार बार याद दिलाया। पवन ने कहा, डैड, चिंता ना करें। मिकी माथुर परिवार की बेटी माही माथुर को जानती है। इस वजह से माथुर परिवार ने हमें आमंत्रित किया था। इसके अलावा इंपीरियल मेडिकल हैंड के हमारे साथ कुछ संबंध है। इस बार हम निश्चित रूप से अवसर का लाभ उठाकर ही रहेंगे। किशोर जायसवाल ने संतोष में सिर हिलाया। उसने सोचा कि ये सब उन्हीं का है, जायसवाल परिवार का नहीं। उस समय मेन ब्रांच के लोग उन पर कृपा जरूर करते थे। माया ने बेबसी से सिर हिलाया। उसने आशा व्यक्त की कि वे पार्टी में खुद को अधिक महत्व नहीं देंगे। वे केवल कुछ ही बार पंकज सचदेवा और माही माथुर से मिले थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि शायद उन्हें इस बार कार्तिक के कारण आमंत्रित किया गया था। माया के परिवार के तैयार होने के बाद वे शाइनिंग स्टार होटल पहुंचे। किशोर जायसवाल ने माया और बाकी परिवार वालों को होटल के एंट्रेंस की ओर एस्कॉर्ट किया।
शाइनिंग स्टार होटल पुणे शहर का प्रमुख होटल था, लेकिन इसे आज माथुर परिवार द्वारा पूरा बुक किया गया था। इस होटल का रिजर्वेशन चार्ज कोई छोटा खर्च नहीं था और होटल में शेफ्स को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। ये कुछ ऐसा था जिसे कई परिवार हासिल नहीं कर सके थे और इसलिए उन्होंने माथुर परिवार की ताकत पर चुपके से आह भरी। आज रात होटल की पार्किंग हर तरह की लग्जरी कारों से भरी हुई थी। प्रत्येक कार बहुत महंगी थी, जिसका अर्थ था कि कार के मालिक की हैसियत जरूरत से कहीं ज्यादा थी। हाई एंड सूट, चमड़े के जूते और ब्रांडेड घड़ियां पहने लोग सभी होटल में आते जा रहे थे। वे सभी पुणे शहर में हाई स्टेटस वाले लोग थे। माया ने एक फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी ये एक्सक्विजिट इवनिंग ड्रेस उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। उसके परफेक्ट फिगर ने उसे भीड़ में सबसे अलग कर देने वाला और सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला अस्तित्व बना दिया था। जब वो सामने आई तो पहले ही कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच चुकी थी। माया ने उन निगाहों की परवाह नहीं की, वो पहले से ही इसकी आदी थी। माया ने चारों ओर देखा जैसे वो कुछ ढूंढ रही थी। दीदी, क्या ढूंढ रही हो? पायल ने देखा कि माया देख रही थी और उसने क्यूरियस होते हुए पूछा। पायल दिखने में बुरी नहीं थी, लेकिन माया की तुलना में उसमें अभी भी थोड़ी कमी थी, लेकिन वो भी एक सुंदर लड़की थी। इतने में उनके पीछे चल रहे केतन ने बुदबुदाया, क्या नहीं, ये पूछो दीदी किसे ढूंढ रही है। केतन स्माइल कर दिया और पायल ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा और हैरत में पूछा, क्या? माया थोड़ा सकपका गई। ऐसा कुछ नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। माया केतन की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराई और सिर हिलाया। कार्तिक के बारे में केवल वो और केतन ही जानते थे। केतन ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ा। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि माया क्या ढूंढ रही है। वो उस प्रेमी की तलाश में थी जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन कार्तिक बाद में आएगा। क्या होगा जब कार्तिक उसके दादाजी, मॉम, डैड और अन्य लोगों के सामने आएगा और उनसे मिलेगा? केतन थोड़ा चिंतित था। जब वे होटल के प्रवेश द्वार पर गए और प्रवेश करने वाले थे तो उन्हें वेटर ने रोक दिया। वेटर ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। सर, आई एम सॉरी, माथुर फैमिली ने आज रात के लिए वेन्यू बुक किया है। केवल इनविटेशन कार्ड्स वाले वीआईपी को ही पार्टी में शामिल होने की अनुमति है। क्षमा करें, क्या आपके पास इनविटेशन कार्ड है? वेटर ने विनम्रता से पूछा। किशोर जायसवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास इनविटेशन कार्ड कैसे नहीं हो सकता? तो फिर कृपया अपना इनविटेशन कार्ड दिखाएं। किशोर जायसवाल ने पवन की ओर देखा और उसे इनविटेशन कार्ड निकालने के लिए कहा। पवन थोड़ा सा शर्मिंदा दिखाई दिया। तुम्हें क्या हो गया है? सांप सूंघ गया क्या? तुम इनविटेशन कार्ड क्यों नहीं निकाल रहे हो? किशोर जायसवाल ने पूछा। डैड, बात यह है कि मेन ब्रांच के लोग अभी तक नहीं आए हैं। क्या हमारे लिए उनसे पहले अंदर जाना गलत नहीं होगा? मेन ब्रांच के लोगों ने उन्हें मेन ब्रांच के साथ ही अंदर जाने की खबर दी थी। किशोर जायसवाल थोड़ा दुखी था। उसने सोचा कि महागुरु से परिचित होने के बाद उसके परिवार का कोई सहारा होगा। मेन ब्रांच का कोई भी व्यक्ति उनकी तुलना नहीं कर सकता था। तो मेन ब्रांच के लोग कहाँ हैं? किशोर जायसवाल चिल्लाया। मैं कॉल करके देखता हूं। भाई साहब, अभी कहाँ हैं आप लोग? पवन ने धीमी आवाज में पूछा। हम तो बहुत पहले ही आ चुके हैं। तुम अभी भी बाहर क्यों मंडरा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम लोगों ने हमें लंबे समय तक इंतजार कराया है। इतना कहने के बाद लाइन के दूसरे छोर पर बैठे व्यक्ति ने फोन काट दिया। पवन की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। मेन ब्रांच से लोग वास्तव में अंदर प्रवेश कर चुके थे और वो अभी तक बाहर ही थे। क्या वे एक साथ अंदर जाने के लिए राजी नहीं हुए थे? अगर वे मेन ब्रांच के लोगों को नहीं देख पाए तो उन्हें बाहर इंतजार करना पड़ा। धिक्कार है, मेन ब्रांच के लोगों ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। किशोर जायसवाल और अन्य लोग नाखुश दिखे।
मीन ब्रांच का उन्हें अंदर लाने का कोई इरादा नहीं था। वे बस उनके साथ खेल रहे थे, बिना ये जाने कि क्या हो रहा है। मीन ब्रांच ने कहा कि उन्हें देर हो गई थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे उन्हें डांटने का कारण खोजने की कोशिश कर रहे थे। किशोर जायसवाल ने एक भारी आह भरी। माया ने मुंह फेर लिया। मीन ब्रांच ने उन्हें फिर से अपनी ताकत दिखाई थी। मीन ब्रांच की नजर में जायसवाल परिवार को इस पार्टी में लाना पहले से ही शर्मनाक था। चलिए चलते हैं। किशोर जायसवाल ने वेटर को इनविटेशन कार्ड दिखाया और गुस्से से भरे चेहरे के साथ अंदर चला गया। जब वे बैंक्वेट हॉल नंबर 1 के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो पवन की उम्र के बारे में एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक युवक अपने आसपास के लोगों से बात कर रहा था। उनके चेहरे चापलूसी से भरे हुए थे। जब युवक ने माया और अन्य लोगों को चलते हुए देखा तो उसने धीरे से अपने पिता को अपनी बाह से छुआ और उसे संकेत देने के लिए अपना सिर घुमाया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने माया और अन्य लोगों की ओर देखा और तिरस्कार से अपने होठों को मोड़ लिया। उस आदमी ने अपने आसपास के लोगों से एक्सक्यूज मी कहा और फिर माया के परिवार के सामने चला गया। पवन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उस आदमी ने बातचीत का मोर्चा संभाल लिया। उस आदमी का चेहरा उदास था। उसने अपने सामने माया के परिवार के साथ खड़े पवन को डांटते हुए कहा, तुम्हारे परिवार को क्या हो गया है? इतने महत्वपूर्ण डिनर में तुम्हारा परिवार इतनी धीमी गति से क्यों आया? क्या तुम लोग पूरे जायसवाल ग्रुप को शर्मिंदा करना चाहते हो? उस आदमी को बिना वजह डांटते हुए देखकर माया के परिवार के लोग भड़क गए। वे वही थे जो जल्दी आ गए थे, ना कि माया का परिवार लेट आया था। यहाँ तक कि मेन ब्रांच के सबसे धैर्यवान किशोर जायसवाल भी उग्र हो गए जब उन्हें मेन ब्रांच के लोगों द्वारा बिना किसी कारण के डांटा गया। इन कनिष्ठों की तो बात ही छोड़िए, माया के परिवार ने उन्हें गुस्से से देखा। उनके आगे जो 2 व्यक्ति थे वे मेन ब्रांच के लोग थे। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम था मदन जायसवाल और युवक का नाम था यश जायसवाल। इन दोनों पुरुषों का संबंध माया के परिवार से काफी करीब का था। बेशक ये सिर्फ एक खून का रिश्ता था। अरे चाचा जी, आप भी आए हैं? आपकी बीमारी ठीक हो गई है? आप वास्तव में अब जमीन पर चल सकते हैं। मदन जायसवाल ने देखा कि किशोर जायसवाल ठीक हो गया था और वो सिरे से आश्चर्यचकित था, लेकिन बहुत जल्दी उसने किशोर जायसवाल का उपहास करना शुरू कर दिया। भले ही किशोर जायसवाल उसके दूसरे चाचा थे, लेकिन उसके मन में किशोर के लिए जरा भी सम्मान नहीं था। वो पूरी तरह से किशोर जायसवाल को एक निम्न दर्जे का व्यक्ति मानता था। जायसवाल परिवार के पितामह मदन जायसवाल के पिता थे और किशोर जायसवाल के बड़े भाई विभोर जायसवाल ही थे। विभोर जायसवाल और किशोर जायसवाल जब से युवा थे तब से ही पितृसत्ता के पद के लिए लड़ रहे थे। हालांकि किशोर जायसवाल की एक गलती ने उसे अगला कुलपति बनने का मौका खोने के लिए मजबूर कर दिया था। परिवार में उसका साथ देने वालों ने भी उस पर आरोप लगाया और विभोर जायसवाल का समर्थन करने लगे। विभोर जायसवाल आधिकारिक तौर पर परिवार के मुखिया बन गए थे और किशोर जायसवाल के परिवार को जायसवाल ग्रुप और मेन जायसवाल परिवार से निष्कासित कर दिया गया था। यश, ये तुम्हारे दादाजी के भाई किशोर जायसवाल हैं। मदन जायसवाल ने अपने होठों को व्यंग में घुमाया और कहा, ओह छोटे दादाजी। यश जायसवाल ने एक नकली मुस्कान के साथ आकस्मिक दिखने के लिए पुकारा, और ये तो अपनी मिकी है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 साल तक बिल्कुल ना दिखाई देने के बाद तुम और अधिक सुंदर हो जाओगी। मैंने सुना है कि तुम्हारे पीछे बहुत से धनवान और शक्तिशाली लोग पड़े हुए हैं, लेकिन तुम उनमें से किसी को पसंद नहीं करती हो। अब जब बब्बर परिवार दिवालिया हो गया है तो तुम्हारे पास एक धनी परिवार की पत्नी बनने का बहुत ही अच्छा मौका है। मदन जायसवाल ने माया को उपहास से देखा। किशोर जायसवाल के परिवार में केवल उनकी पोती की ही कुछ प्रतिष्ठा थी। दुर्भाग्य से
उसका भाग्य अच्छा नहीं था। यश जायसवाल ने भी माया की ओर देखा। सच कहूं तो वो इस चचेरी बहन से वास्तव में चकित था, जो खून से संबंधित थी। वो पुणे शहर में एक प्रसिद्ध सुंदरी थी। बहुत से लोग माया से शादी करना चाहते थे, लेकिन वो अपने सबसे बड़े लाभ का उपयोग उन कुलीन परिवारों से चिपके रहने के लिए करने को तैयार नहीं थी। पुणे शहर की 4 सुंदरियों में माया का दर्जा सबसे नीचे था। इस स्थिति में भी उसे परिवार की मदद के लिए अपने अच्छे लुक्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। मिकी, मैं कुछ बड़ी कंपनियों के कुछ मालिकों को जानता हूं। उन्होंने सुना है कि जायसवाल परिवार में पुणे शहर में एक प्रसिद्ध सुंदरता है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूं। तुम लोगों के गहन आदान प्रदान के बाद शायद जायसवाल परिवार को बहुत लाभ मिलेगा। मदन जायसवाल बिना किसी रोक टोक के हंस पड़ा। माया का गुस्सा चरम सीमा पर था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में पुकारा, कार्तिक। क्या कार्तिक माया और उसके परिवार की बेइज्जती को रोकने और उनका साथ देने वहां पहुंच जाएगा? क्या होगा जब मेन ब्रांच से कार्तिक का सामना होगा?